नेताजी कहते थे कि छात्र संघ जो है वो राजनीति की नर्सरी है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नेताजी कहते थे कि देखो, जिसको डॉक्टर बनना है वो डॉक्टर बन जाए, जिसको आईएएस बनना है वो आईएएस बन जाए, जिसको आईपीएस बनना है वो आईपीएस बन जाए, लेकिन इस दौर में जो छूट जाए वो मेरे साथ है, क्योंकि राजनीति एक बहुत अच्छा माध्यम है लोगों की सेवा करना। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि अगर सत्ता में हम नहीं आ पाएंगे तो हम लोगों का काम नहीं कर पाएंगे। वो कहते हैं बाबा साहेब ने कहा कि अगर तुमको किसी का भला करना है तो तुमको सत्ता में आना पड़ेगा। सत्ता में आ करके खुद तो मलाई खा लेते हैं। मौसम वैज्ञानिक है, जिसकी सरकार आने वाली होती है, जिसकी सरकार होती है, ये उसमें चले आते हैं। ये रामविलास पासवान है बिहार वाले। रामविलास पासवान है, या हमारे यहाँ वाले डिप्टी सीएम भी कह सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश वाले डिप्टी सीएम भी कह सकते हैं, वो भी बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं। अफसरों के ना सुनने वाला जो मामला है, ये बड़ा मामला चर्चा में है। अफसर जो है वो बढ़ चुके हैं केंद्र में और प्रदेश में। कोई डबल इंजन के चक्कर में हमारा प्रदेश जो ट्रिपल इंजन बन चुका है। क्या ये ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर का मामला बन गया है क्या सरकार में? कोई वर्सेस कोई नहीं है और इनके बस का नहीं है। अब ये सरकार चला नहीं पा रहे हैं। वो इतना कुछ कहने की जरूरत क्या, इस्तीफा दे दो ना आप। मान सम्मान से को बेच करके राजनीति थोड़ी ना करोगे आप। कान्हा भगवान विष्णु को कहते हैं। हम भी चाहते तो उस स्टेडियम का नाम जो है किसी अपने समाजवादी महापुरुष को उस पर कर लेते, लेकिन हमने उसका नाम दिया इकाना। इन्होंने क्या किया, भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी का हर आदमी सम्मान करता है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, आप उससे बड़ा स्टेडियम बना देते ना, बनारस में बना देते। बनाते रहे, कह रहे बना रहे हैं ना, आप उसी का नाम देते हैं ना। आप दगाबाज लोग हैं जिनको तथाकथित दगाबाज आप कहते हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय शबाब भाई नेता से उन्होंने एक चीज सीखी है, जिसको खत्म करना उसकी चर्चा करना बंद करो। कौन आज के टाइम में एग्जिस्ट ही नहीं करते लोग कहेंगे। आपको लगता है कि अखिलेश यादव को धोखा देना ज्यादा आसान है? ये सब उनके साथ लड़े, उनको फायदा लिया और चले गए। अब ये तो उनकी फितरत है ना, हमने किसी को धोखा दिया तो आप बताइए। अखिलेश यादव वही 4-5 लोगों से घिरे रहते हैं, हमेशा उनकी बात सुनते हैं, ऐसा भी है क्या? देखिए दूर दूर तक इसमें कोई सत्यता नहीं है, कहने को कोई कुछ भी कह दे। माननीय राष्ट्रपति जी देखिए सुनती सबकी हैं, जो उनको चीजें अच्छी लगती हैं करते अपने विवेक से। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द अनकट पॉडकास्ट। आपके साथ मैं हूं शबाब। आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में जो शख्सियत हैं वो समाजवादी पार्टी की बात को राष्ट्रीय पटल पर बहुत मजबूती से रखते हैं। वो समाजवादी पार्टी की विचारधारा, विपक्ष के तमाम उन मुद्दों पर मुखर होकर अपनी बात कहते और रखते हैं, जिससे समाजवादी पार्टी को एक बड़ा संबल, एक बड़ा बल मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की धज्जियां उड़ाने वाले समाजवादी पार्टी के मुखर और राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपक रंजन जी हमारे साथ हैं। दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना समय देने के लिए। पॉडकास्ट की शुरुआत उसी आसान सवाल के साथ कि कैसे समाजवादी पार्टी के लिए सफर शुरू हुआ और लंबा समय दे दिया समाजवादी पार्टी को। कैसे देखते हैं अपने इस सफर को? देखिए 1992 में जब समाजवादी पार्टी का 5 नवंबर को बेगम हजरत महल पार्क जो यहाँ पे हुआ करता था आपका क्लार्कवत के सामने, तो हम लोग उस टाइम यूनिवर्सिटी में, मेरा एडमिशन हुआ था 91 में, और हम लोग हॉस्टल में रहते थे। और ये पता चला कि माननीय नेताजी की जो है एक सभा है और आज जो उसका स्थापना दिवस का जो है कार्यक्रम है। तो हम लोग विश्वविद्यालय के जितने छात्रावासी थे, छात्रावास के जितने लोग थे, हम लोग दीवानों की तरह, क्योंकि नेताजी का उस टाइम आदमी दीवाना था। उनके अंदर मैग्नेटिक पावर, जो उनके अंदर मैग्नेटिक पावर थी, मैं समझता हूँ कि वो चीजें अब निकल करके आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के अंदर आ रही हैं। लेकिन हम लोग नेताजी के दीवाने थे। हम लोग जिंदाबाद करते हुए हम लोग वहां पहुंचे। नेताजी को हम लोग ने सुना। आप यकीन जानिए उस दिन से नेताजी का मैं कायल हो गया। 1992 से लेकर के 2025 आ गया। हम लोग ने न कोई पार्टी देखी, न सोची, न कहीं किसी के बारे में। हाँ, ये जरूर था कि हमारे माता पिता ने मुझको लखनऊ पढ़ने के लिए भेजा था। मैं 89 में लखनऊ आया, मैंने यहाँ से इंटर किया, फिर 91 में हम यूनिवर्सिटी में आ गए। तो माता पिताजी ने मेरे मुझसे कई महीने, क्या मैं समझता हूँ कई साल मुझसे बात नहीं की। अच्छा। क्योंकि उनको ये लगा कि मैंने अपने लड़के को भेजा है वहां पे, क्योंकि हम लोग जिस समाज से आते हैं, हम लोग काय समाज से आते हैं। हमारे वहाँ नौकरी को पहले प्राथमिकता दी जाती है। उनको ये था कि बेटा हमारा वहां गया है, आईएएस सिविल सर्विसेज की तैयारी करे, नहीं कुछ कर पाए तो बैंक की तैयारी करे। मेरे मदर फादर का ये था कि अगर नहीं कुछ कर सकते हो तो कम से कम एक सरकारी विभाग में अगर तुम चपरासी बन के पानी भी पिलाओगे तो हमें गंवाना है। अच्छा। कुछ लोग यहाँ से जो जाते थे, तब दूरभाष का इतना अच्छा सुलभ साधन नहीं था। कुछ लोग लखनऊ जाते थे, कहते थे भाई आपका लड़का जो है वो तो आपने उसको पढ़ने लिखने भेजा तो वहाँ नेतागिरी कर रहा है, राजनीति कर रहा है। अच्छा। लेकिन कई सालों तक बात नहीं किया। अच्छा, कई साल हम गए भी नहीं, घर भी नहीं गए, क्योंकि सही था कि हम लोग पढ़ने लिखने के, माँ बाप का सपना था
कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके आगे बढ़े। उसके बाद अगर थोड़ा सा मैं उसको ब्रीफ करना, क्योंकि अगर मैं उस बात को नहीं बताऊंगा तो आपको चीजें यहीं पे कट हो जाएंगी। फिर 2-3 साल बाद मेरे पिताजी का एक पत्र आया मेरे पास कि प्रिय दीपक, मैं अपने बड़े अभिन्न मित्र को तुम्हारे पास भेज रहा हूं और इनका पेंशन निदेशालय में इनका पेंशन रुका हुआ और ये हैंड टू माउथ हो गया है। इनके पास खाने के लिए नहीं है, 3-4 महीना हो गया, 3-4 महीने से इनको पेंशन नहीं है और अगर हो सके इनकी मदद कर पाओ तो कर देना। और यकीन जानिए पिताजी का लेटर हाथ में ले करके मेरे आंख में आंसू आ गए। इतने साल बाद, क्योंकि तब कनेक्टिविटी का वही एक साधन था। बात नहीं की आपने भी? बात मैं कैसे करता, ना मोबाइल था, ना कोई टेलीफोन था, ना मेरे घर पे टेलीफोन था। हम लोग बहुत सामान्य परिवार से निकले हुए हम लोग हैं। जब पिताजी का पत्र आया और वो मेरे पास, जो अंकल थे वो मेरे पास आए, तो फिर हम भी अपने विश्वविद्यालय के रौब में अगले दिन हम लोग सुबह सुबह गए डायरेक्टर पेंशन निदेशालय के पास। और तब यूनिवर्सिटी वालों का बड़ा जलवा हुआ करता, अहमियत होती थी, लोग समझते थे उन चीजों को, क्योंकि बहुत से अधिकारी होते थे, उनके लड़के बच्चे या तो खुद वहां के पढ़े होते थे या तो मैंने उनसे कहा कि ऐसी ऐसी बात है। और मेरे फादर ने, मैंने उनको सारी चीजें ब्रीफ मैंने उनको की। उन्होंने कंसर्निंग बाबू को बुलाया और कहा कि इनका पेंशन रिलीज करो 24 घंटे के अंदर अंदर, कल मैं इसी टाइम तुमको बुलाऊंगा, और अगर इनका पेंशन रिलीज होकर के मेरे टेबल पे नहीं आया दस्तखत के लिए तो तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। अच्छा। अगले दिन मैं पहुंचा तो बाद में हालांकि मुझे उन्होंने बताया, अंकल ने, कि ये बाबू अभी जो डरा सहमा था, ये मुझसे 25,000 रुपए की डिमांड कर रहा था। उस टाइम सोचिए 25,000 रुपए, ये 94-95 की बात है, 25,000 रुपए, क्योंकि पेंशन इनका ज्यादा रिलीज होना था, जीएफ वगैरह, जीएसटी फंड वगैरह सारी चीजें थी। खैर अगले दिन जो है वो पेंशन उनका सारा कागज पत्तर बन गया, मतलब विद इन 40 आवर्स जो है, 24 आवर्स ये था और 2-4-6 घंटे और लगे होंगे, तो 40 आवर्स में इनका जो है पेंशन, ये एकदम हंसी खुशी गए। मेरे पिताजी को उन्होंने बताया कि आपका लड़का मेरे साथ गया, उसने इस तरीके से जो है उनसे बात की डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब भी जो है बड़े सुलझे, बड़े अच्छे व्यक्ति, तो उन्होंने मेरी प्रॉब्लम समझी और उन्होंने हमारी तुरंत रिलीज कराई। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस मेरे फादर की तरफ थोड़ा सा बढ़ा और उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, अगर अच्छे कॉज के लिए राजनीति कर रहे हो तो इससे अच्छी कोई चीज नहीं। तो मुलाकात पिताजी से हुई, मतलब डर खत्म हुआ, घर गए? देवरिया गया। मैं फिर तो मैं अगली बस पकड़ करके यहाँ से सीधे चला गया कि फिर पिताजी से मिला, पिताजी भी ने हमको बहुत सी चीजें समझाई। और देखिए ऐसा होता है ना कि देखिए माँ का दिल तो माँ का ही दिल होता है। हम लोग का जनरेशन गैप हुआ करता था, पिताजी अगर इस कमरे में होते थे तो हम लोग दूसरे कमरे में, तो हम लोग का वाया जो है मम्मी के माध्यम से सारी बातचीत होती थी। तो सारी चीजें मम्मी से कहते थे और कहते थे चलो राजनीति कर रहा है, अच्छी बात है, अच्छे कॉज के लिए करे, अच्छे उद्देश्य के लिए करे, और उसको ये बता देना कि जो कुछ भी है मेरे पास सब बेच करके राजनीति कर ले। लेकिन जिस दिन जमीर बेचने की नौबत आए उस दिन या तो घर बैठ जाए और या तो राजनीति छोड़ दो। पिताजी को दिलचस्पी थी राजनीति में और इन सारी चीजें? मेरे फादर शबाब भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, सिविल कोर्ट में रीडर थे, वो पेशकार जिसको कहते हैं, पेशकार थे। और आज वो हमारे बीच में नहीं है, 2018 में जो है ही इज नो मोर, लेकिन उनकी कई बातें आज भी मेरे जहन में। और एक कहते हैं जिसको आज हम लोग सुनते हैं ऑनेस्ट, एक डेड ऑनेस्ट, और डेड ऑनेस्ट थे। आज भी हम लोग कचहरी जाते हैं, देवरिया से कभी गए तो पुराने लोगों से मिले, या पापा के साथ के बहुत से जो लड़के हैं, उनके दोस्त के लड़के हैं, वो लोग वकालत के, तो मुझे आज ही पिताजी का इतना नाम है वहां पे कि उनकी अच्छाइयों का नाम है, यही कमाया उन्होंने। हाँ, इन्होंने कमाया और बहुत कुछ मैंने उनसे सीखने की कोशिश की। हालांकि उनके इतना तो नहीं मैं कर सकता, लेकिन उनके अंदर जो क्वालिटी थी वो क्वालिटी मैं समझता हूँ बहुत कम ही लोगों के अंदर होगी। फिर और एक चीज मैं और आपको बता दूं, क्योंकि आप शबाब भाई हैं और मेरे फादर को जितनी अच्छी उर्दू की नॉलेज और मालूमात थी, जितना अच्छा लिखते पढ़ते थे, उतना मैं समझता हूँ शायद आप नहीं लिख पढ़ पाते होंगे, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब थे उस टाइम के। क्योंकि आपको मालूम है जितना पुराना 12 साल, 100 साल, 60 साल, 50 साल होता है तो सब उर्दू में। तो मेरे पिताजी से ही सब पढ़वाते थे, समझते थे, और अकॉर्डिंग टू हुम जो है वो जजमेंट देते थे सब सुनने के बाद। अब होते तो कहते ये सब नमाजवादी। हाँ। तो आज की तारीख की जो सरकार है, इसने तो हिंदू मुस्लिम बंटवारा कराई रखा है, तो तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हो, और आज हमारा देश किस तरफ जा रहा है आप सोचिए। अच्छा, हम लोग जिस टॉपिक को छोड़ गए, नेताजी से पहली मुलाकात कब हुई? देखिए, नेताजी से हमारी मुलाकात काफी दिनों के बाद हुई, मतलब उस गठन के, पार्टी उस गठन का मैं एक चीज और आपको बताऊं। उस टाइम श्रीदेव
बाबू बेनी प्रसाद वर्मा जी थोड़े से नाराज थे। अच्छा। उनको लग रहा था कि नई पार्टी बनाने की अभी कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, भारतीय समाजवादी जो जनता दल, हाँ, जनता पार्टी जो जनता थी पार्टी जो उसको चली। समाजवादी पार्टी। तो लेकिन हम लोग उनकी गाड़ी से लेकर के मंच तक आदरणीय बेनी प्रसाद वर्मा जी को जिंदाबाद 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 करके हम लोग सामने की रो में खड़े थे और नेताजी की तरफ से हम लोग का निगाह थी, नेताजी की एक बार देख नजर लें। पड़ जाए। जितने बार नेताजी की नजर मेरे पर पड़ी उतने बार हम लोगों ने हाथ जोड़ के नमस्ते किया, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो उसका तो नेताजी के ऐसे बहुत से, फिर हम लोग पार्टी में हम लोग रहे, फिर हम 94 में मैंने शुरुआत की युजन सभा के, मैं वार्ड का सचिव बना। नेताजी से पहली मुलाकात कब हुई? वो फिर भी छूट गया। देखिए, नेताजी ने पार्टी दफ्तर, फिर हम लोग की मीटिंग बुलाई। अच्छा। मीटिंग में हम लोग मिले। हाँ। और फिर एक बार अरविंद जी जो इनके ओएसडी थे, हाँ हाँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि नेताजी से मिलेंगे। हमने, अरे नेताजी से मिलना कौन नहीं चाहेगा, मेरा सपना था नेताजी से मिलना। तो नेताजी आए और थोड़ी भीड़ देखी नेताजी ने, और नेताजी नाराज होने लगे। और खासतौर से अरविंद जी के ऊपर वो नाराज हुए, बोले अरे यहाँ तुम्हें भीड़ लगा रखी है, यहाँ से टिकट मिलता है, यहाँ टिकट मिलेगा, यहाँ से राजनीति होगी, अपने अपने क्षेत्र में लोग नहीं रहेंगे तो लोग काम कब करेंगे पार्टी की। तो मैं थोड़ा सा सहम गया, हमने कभी मिलवाने के लिए गए हैं और नेताजी इस तरीके से नाराज होकर के जो है जा रहे हैं। तो नेताजी अपने ऑफिस में चले गए। मैंने इनका हाथ जोड़ा अरविंद भाई का, मैंने कहा मैं नहीं मिलूंगा। बोले अरे चलिए भाई, आपने कोई गलती नहीं की है ना। वो आपको जानते थे अरविंद जी? हाँ, अरविंद जी से मेरा, अच्छा। हम लोग अरविंद जी से, तब नेताजी से मेरी पहली मुलाकात। फिर उसके बाद वो हमको लेकर के बहुत हमको समझाए, नहीं आप चलो चलो। मैं हम नहीं जाएंगे। मैं बड़ा डरा से मैं गया, और अंदर नेताजी का बिल्कुल अलग रूप। बाहर जो डांट रहे थे सबको, ए बोलो बताओ बताओ कैसे आप। हम कुछ नेताजी पहली मुलाकात आपसे, तब इतना मोबाइल ये सब होता नहीं था कि फोटो सेल्फी ले लेते आप भी। कुछ नहीं था, फोटोज वगैरह तो बात की बहुत सी हैं, लेकिन उस टाइम कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन वो नेताजी को देखने के बाद ही एक ऐसा अद्भुत अद्वितीय चेहरा है उनका कि उसी में हम लोग खो गए। कुछ कहने सुनने को क्या कहते रहे नेताजी को, हमें इतना ही याद है कि उन्होंने कहा जाओ काम करो आगे मेहनत करो, तुमको आगे बढ़ना, हम तुमको आगे बढ़ाएंगे। इतना ही मुझे याद है, बाकी तो हम एक टक देखते रहे। मेरे मुंह से कुछ अल्फाज नहीं निकला, मैंने हाँ जी जी जी। फिर नेताजी मीटिंग बुलाते थे। नेताजी, अगर थोड़ा टाइम है तो मैं नेताजी के एक दो किस्से ऐसे में शेयर करूं। नेताजी, हम लोग की यूथ की बैठक थी, और तब मैं यहाँ का जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ लखनऊ का युजन सभा का। 1999 में फिर मैं युजन सभा का प्रदेश का सचिव हो गया था। तो प्रदेश कार्यालय में हमारे ऊपर एक हॉल था जहाँ नेताजी बैठक लेते थे। नेताजी जो है, हम लोग की मुलाकात होती थी, तब बैठ कर हर 2-3 में से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बुलाते रहते, मिलते रहते, नेताजी भी बुलाते थे वहां पे। तो नेताजी ने वहां पर कहा, हम लोग चूंकि आगे रूम बैठे थे, हम लोग प्रदेश कमेटी में थे, जिले के लोग थे। तो नेताजी ने कहा कि अच्छा, इसमें कितने लोग शराब पीते हैं? अच्छा, जिसकी हिम्मत भी होगी क्या वो कहेगा कि मैं पीता हूं? हर आदमी एकदम सन्नाटा बिल्कुल पसर गया। एक लड़का पीलीभीत का था, मुझे याद है, जिला अध्यक्ष था, सिख समाज से था। उसने धीमे धीमे करके हाथ उठाया कि नेताजी कभी कभी इधर आओ। हम लोग ने कहा आज गया ये, आज इसकी जो है अध्यक्षी गई, और इसको हो सकता है नेताजी जो है पार्टी से उन्हें निकाल दें। और उस टाइम नेताजी, मानिए नेताजी मुख्यमंत्री थे। ये मैं 2003 की बात बता रहा हूँ आपको। तो उस टाइम नेताजी मुख्यमंत्री थे, 2003 वाले में जो बने थे नेताजी मुख्यमंत्री। तो और उस टाइम डे अफसर चंदा प्रसाद जी थे, शायद चंदा प्रसाद जी थे उस टाइम डे अफसर, जो आईएएस थे। तो नेताजी ने उसको, एक छोटा सा मंच टाइप का होता था, हम लोग सब नीचे बैठते थे, नेताजी उस पर बैठते थे और चंदा प्रसाद जी खड़े थे, उन्होंने अपने उस तरफ उसको बिठा लिया। हम लोगों को लगा कि आज जो है नेताजी इसको पार्टी से इसको निकाल देंगे। नेताजी ने कहा कि तुम लोगों में सबसे सच्चा और ईमानदार कोई है तो ये लड़का है, इसने सच बोला, इसने हिम्मत दिखाई। अब धीमे धीमे और भी कुछ लोग नंबर बढ़ाने के लिए अब नहीं झूठ बोले तुम लोग पहले, और अगर सच्चे थे तो तुमको पहले बताना चाहिए था। और आप विश्वास नहीं करिएगा शबाब भाई, उस लड़के को उन्होंने बुलाया, उसको समझाया, बोले देखो एकदम से नहीं छोड़ पाओगे, धीमे धीमे कम कर दो, कम करते करते छोड़ दो। चंदा प्रसाद जी से कहा इसका नंबर लो, इसको कल बुलवाना। उसने एक आध दो नौकरी कही, उसके कहने पे माननीय नेताजी ने नौकरी दी, उसके कहने पे सड़क बनाई, उसके कहने पे जो भी चीजें उसने कही अपने लेटर पैड पे, जिला अध्यक्ष के लेटर पैड पे लिख करके सारे काम को उन्होंने अमली जामा पहनाने का काम किया। मुलायम सिंह यादव छात्रों से और युवा लोगों से बड़ा वो रहते थे। देखिए, नेताजी कहते थे कि छात्र संघ जो है वो राजनीति की नर्सरी है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नेताजी कहते थे कि देखो जिसको डॉक्टर बनना है वो डॉक्टर बन जाए, जिसको आईएएस बनना है वो आईएएस बन जाए, जिसको आईपीएस बनना है वो आईपीएस बन जाए, लेकिन इस दौर में जो छूट जाए वो मेरे साथ है,
क्योंकि राजनीति एक बहुत अच्छा माध्यम है लोगों की सेवा करने का। जैसा मेरे पिताजी कहते थे, अगर अच्छे भाव से तुम कर रहे हो या तुम्हारा उद्देश्य अच्छा है तो राजनीति बहुत अच्छी चीज है। 92 में आप पार्टी में आए जी, चीजों को लेकर के, 2025 चल रहा है जी। मैं अगर व्यक्तिगत तौर पर पूछूं तो दीपक रंजन ने समाजवादी पार्टी में क्या हासिल किया? देखिए, एक लंबा वक्फा मुझे नाम मेरे माता पिता का दिया हुआ है, लेकिन मुझे पहचान आदरणीय नेताजी और आदरणीय अखिलेश जी की दी हुई है, और इंसान की पहचान से ही उसका नाम होता है। तो मैं आदरणीय नेताजी का, मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी का मैं बहुत बड़ा ऋणी हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया, एक पहचान दी। आज मैं आपके साथ बैठा हूं, यही मेरे लिए बहुत बड़े फख्र की बात है। इस लायक मुझको किसने बनाया? 2016-17 वाला जो वक्त था वो समाजवादी पार्टी के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए सबसे टफ समय था, मुझे ऐसा लगता है जी। जब आपको चुनना था कि आप किस तरफ जाएंगे, जी। आपका नेता कौन होगा। समाजवादी पार्टी में भी नेता कौन होगा, शिवपाल यादव होंगे, आजम खान होंगे, मुलायम सिंह होंगे, अखिलेश यादव होंगे, इसमें चूज करना था। आपने भी वो वक्त फेस किया। कैसे उस वक्त को आप देखते हैं और आपको लगता है कि वो चीजें कैसे बिखर गई? देखिए शबाब भाई, परिवार में तो वैसे भी किसी को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। हम लोगों ने जो सीखा है, जो समझा अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने माँ बाप से, कि देखिए परिवार परिवार ही होता है, ना आपको इधर से जाना चाहिए ना आपको उधर जाना चाहिए। हम लोग नेताजी के बाद हम लोग ने अपना नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को माना। हमारे नेता तब भी वो थे, आज भी वो हैं और हमेशा तय जिंदगी वही रहेंगे। और उस टाइम मेरे परिवार में एक मिसहैपनिंग भी हुई थी। 2016 30 अक्टूबर को मेरी माताजी का देहांत हुआ था, हम लोग थोड़ा सा उसमें भी थे। लेकिन हमारे जितने भी इस मित्र यार थे, मैंने सबको बताया कि इस पछड़े में तुम लोगों को नहीं पड़ना चाहिए। ये चाचा भतीजा का अपना जो भी हो, परिवार का है, किसी बात को लेकर के मन मुटाव हो गया होगा, या ऐसा नहीं कि इन लोगों में कोई झगड़ा फसाद है, दुश्मनी, वो तो दूसरे लोगों ने इसको जो है ज्यादा तूल दिया ना। कुछ मीडिया के लोगों ने तूल दिया, कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तूल दिया, कुछ अन्य पार्टी के लोगों ने तूल दिया, लेकिन जितना लोगों ने तूल दिया उतना कुछ था नहीं। आज आप बताइए, प्रोटोकॉल कहता है कि माननीय मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा होते हैं। कोई एक ऐसा मंच बता दिए जब आदरणीय शिवपाल चाचा मंच पे चढ़े और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनका पाँव न छुआ। कोई एक वाकया बता दीजिए। तो ये बड़ा संस्कारी परिवार है और इस परिवार से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज हम लोग इस परिवार से या इस पार्टी से हम लोग इसीलिए जुड़े हुए हैं, लोगों का दुख दर्द समझना, लोगों के दुख में हमेशा खड़े होना। आदरणीय अखिलेश जी तो इस तरीके से मदद करते हैं, एक हाथ से मदद करते हैं, दूसरा हाथ नहीं जान पाता है तो तीसरे की तो बात ही छोड़ दी। अच्छा, झगड़ा लगाया किसने था? नहीं, झगड़े नाम की तो देखिए कोई ऐसी चीज नहीं थी कि कोई बहुत बड़ा झगड़ा था या कोई सरकार चली गई आपकी उसी झगड़े में। सरकार तो देखिए, हम भी इस चीज को मानते हैं कि जो चीजें बाहर निकल करके आई वो जोर से ज्यादा चीजें निकल करके आई, और झगड़ा कौन किसी को लगवा सकता है? कुछ चीजों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। मंचों से हमने देखा माइक छीने जा रहे हैं, थप्पड़बाजी हो रही है, गाली गुप्तारी हो रही है, वो उनको प्रदेश अध्यक्ष से हटा रहे हैं, वो उनको मंत्री पद से हटा रहे हैं। देखिए, वो उस टाइम का जो सर्कमस्टेंसेस थे, जो उस टाइम का सिनेरियो था, उस चीजों में चीजें जो फिट बैठती थी वो चीजें हुई। आज की तारीख में तो दोनों चाचा भतीजा एक है, पूरी तरीके से एक है। और जिस तरीके से चाचा के हर चीज में राय मशवरा लेते हैं, चाचा को हर जगह बना करके भेजते हैं, चाहे प्रभारी बना करके भेजना। अभी ये जो कार्यक्रम होता है एक्शन दिवस वाला, उसमें भी हमारे आदरणीय श्री शिवपाल चाचा जो है प्रभारी बन करके गए थे, मुख्य अतिथि बन करके गए थे। तो उस टाइम की जो स्थितियां थी, जो परिस्थितियां थी, कुछ लोग इधर भी कान भरने वाले थे, कुछ लोग उधर भी कान भरने वाले थे। तो ये जरूर था कि कम्युनिकेशन गैप हो गया था। अगर वो कम्युनिकेशन गैप नहीं हुआ होता तो ये चीजें इतनी निकल करके नहीं आती। और हमको जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो सिंबल का नुकसान, कि सिंबल के लिए ऐसा हम लोग को डर लगता था, ऐसा ना हो सिंबल फ्रीज हो जाए। अगर सिंबल फ्रीज हो जाएगा तो इतनी जल्दी, इतना कम समय है, हम कैसे जनता के बीच में जाएंगे, कैसे देवतुल्य जनता को बताने का काम करेंगे? साहब हमारा चुनाव निशान साइकिल नहीं गिलास हो गया है, या गिलास नहीं चाबी। गांव में तो मोहर उसी पे लगती है, कहाँ मोहर लगा, बोले साइकिल पे लगाए या पंजे पे लगाए, कौन खड़ा है, फिर इससे फर्क हम लोग की झगड़े लड़ाई ज्यादा हम लोग इस पे थोड़ा सा वो थे कि अगर सिंबल फ्रीज हो गया तो क्या होगा। आपको डर लगता था उस समय कि शिवपाल यादव अलग हो गए थे, कहीं वो भाजपा के साथ चले जाएं तो आपको एक बड़ा डेंट लग सकता था? अच्छा देखिए शबाब भाई, आप बहुत बड़े पत्रकार जगत में और बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हैं, सबसे उठते बैठते मिलते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है परिवार को लड़वाने का या किसी को केस लड़वाने में। भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं हो पाई इसमें। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं कि कोई कोर कसर बाकी छोड़ी। ये तो शिवपाल यादव ने सदन में भी ये बात कही थी। हाँ,
तो ये बात फैक्ट भी है। इंतजार तो हमने भी आपको हाँ, बहुत किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी लड़ाने बचाने का आप उस हर स्टेट में देख लीजिए ना, आप चाहे महाराष्ट्र देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, बिहार देख लीजिए। शिवपाल यादव को ऑफर किया होगा भाजपा ने? देखिए अब ये अंदर की बातें, इस पर मैं बहुत नहीं कह सकता। आपका मन क्या कहता है? बिल्कुल किया होगा, लेकिन शिवपाल चाचा भी जितना वो खेल रहे तो उससे कहीं ज्यादा परिपक्व हमारे आदरणीय शिवपाल चाचा है। तुम डाल तो हम पात। भाजपा ने नहीं कहा होगा कि आ जाइए आपके बेटे को मंत्री बना देंगे, आपको भी ठीक ठाक पद दे देंगे? बिल्कुल कहा होगा, लेकिन आदमी का स्टैंड क्लियर होना चाहिए ना। आदरणीय शिवपाल जी का स्टैंड क्लियर था कि हमको अपने परिवार को, अपने भतीजे को, हमको समाजवादी पार्टी को छोड़ करके नहीं जाना है। आपको लगता है कि शिवपाल यादव अगर 17 और 22 में साथ रहते तो बैक कर लेते आप लोग, सत्ता में वापसी हो जाती? नहीं, 22 में तो थे, 22 में तो दल मिल गए थे, दिल नहीं मिल पाए थे। 22 में तो देखिए सब ठीक हो गया था, लेकिन हाँ ये था कि थोड़ा और ठीक हो जाता, चीजें और अच्छी हो जाती तो हम सरकार में होते। और हम कह रहे हैं ना, जैसा हमने कहा कि पीठ पीछे दुष्प्रचार इसका बहुत हुआ। जैसे शिवपाल चाचा के जो अनुयायी हैं, ये उनके जो फॉलोअर हैं, उनको जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भड़काया कि देखो तुम्हारे नेता के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। एक ही तस्वीर में आपको अभी परसों की बताऊं, शिवपाल यादव जब गाजीपुर, मऊ और वहां गए थे, तो गाजीपुर वाली जनसभा में उनकी पुरानी साथी शादाब फातिमा मंच पे नजर आई। 2012 में वो विधायक रही थी, 17 में ये इंसिडेंट हो गया, उनको टिकट नहीं मिल पाया, फिर 22 में जो है वो ओम प्रकाश राजभर इधर आ गए। तो उनकी वापसी ये बताती है कि चाचा शिवपाल फिर से समाजवादी पार्टी में मजबूत कंडीशन में है, टिकट बंटवारे से लेकर के और तमाम चीजों में रोल निभाएंगे वो। देखिए मैंने कहा तो आपको कि चाचा से, जो आदरणीय चाचा से लगातार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राय मशवरा लेते हैं, और निश्चित रूप से जो जिताऊ होगा, जीतने की स्थिति में होगा। जैसे आप मान लिया, आपने शादाब जी का आपने जिक्र किया, शादाब फातिमा जी जुझारू नेता हैं, महिलाओं हक और सम्मान के लिए सदैव लड़ती रहती हैं और पूर्व विधायिका भी रही हैं। तो आगे आने वाली अगर परिस्थिति बनेगी तो दोनों लोग मिल बैठ करके बात करेंगे निश्चित रूप से इसमें। और फिर वहां से तो जोराबाद से लड़े थे ओम प्रकाश राजभर जी, आज वो किसके साथ है? जो पानी पी पी करके, बोरा भर भर करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गाली देते थे, आज भारतीय जनता पार्टी को ऐसी कौन सी मजबूरी पर पड़ गई, इनको अपने गोद में लिए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, वहाँ सीनियर लीडर हैं शादाब फातिमा जी, अच्छा लड़ेंगे, अच्छा रहेगा। अगर दोनों लोगों में सामंजस्य बैठ गया, बात होगी तो निश्चित रूप से लड़ाएंगे। आपको लगता है कि ओम प्रकाश राजभर का आपने जिक्र किया, ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि अगर सत्ता में हम नहीं आ पाएंगे तो हम लोगों का काम नहीं कर पाएंगे। वो बाबा साहेब का जिक्र करते हैं, वो कहते हैं बाबा साहेब ने कहा कि अगर तुमको किसी का भला करना है तो तुमको सत्ता में आना पड़ेगा, इसीलिए मैं सत्ता के साथ चला जाता हूं, मैं कम से कम अपने गांव में रोड तो बनवा देता हूं। देखिए ये सत्ता में आ करके खुद तो मलाई खा लेते हैं ये, जैसे कि आपने देखा होगा कि ये मौसम वैज्ञानिक हैं, जिसकी सरकार आने वाली होती है, जिसकी सरकार होती है, ये उसमें चले आते हैं। ये रामविलास पासवान है बिहार वाले, रामविलास पासवान है, या हमारे यहाँ वाले डिप्टी सीएम भी कह सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश वाले डिप्टी सीएम भी कह सकते हैं, वो भी बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं। उनको भी दूरदर्शी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उनको लग जाता है कि कहाँ गए, एक पार्टी में थे दूसरे में आए बस। तो कांग्रेस में नहीं रहे वो, अरे कांग्रेस से पहला चुनाव लड़े थे वो मल्लावा से, हरदोई से, अब ले दे करके सपा बची हुई है। आप लोग तो लेंगे नहीं उनको। अब जिस तरीके की उनकी बोली भाषा, जिस तरीके की उनकी कार्यशैली है, कैसे आदमी सोच सकता है उस विषय में, बताइए भाई। आज आप अपना महकमा नहीं संभाल पा रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई के मामले में आज हमारा उत्तर प्रदेश कितना पिछड़ चुका है। और आप डिप्टी सीएम हो, अपने विभाग में आपकी नहीं चल रही है, आपके क्या ट्रांसफर्स नहीं हो रहे हैं, सीएमओ आपकी सुन नहीं रहा है, तो कैसे आप। ये अफसरशाही से नेता बहुत परेशान है। सिर्फ मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का जिक्र हो रहा है, और वो कांग्रेस में भी रहे, बहुजन समाज पार्टी में भी रहे, और अभी वो भाजपा में है। अफसरों के ना सुनने वाला जो मामला है, ये बड़ा मामला चर्चा में है। इकरा हसन का मामला आपने देख ही लिया, एसडीएम का मामला, नंदगोपाल गुप्ता नंदी चिट्ठी लिख रहे हैं मुख्यमंत्री को कि चीफ सेक्रेटरी और तमाम अफसर उनकी नहीं सुन रहे हैं, स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री लिख रहे हैं, ऐसे तमाम लोग अपने अफसरों के लिए लिख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अफसरशाही ज्यादा हावी हो गई है राजनीति पर? देखिए शबाब है, इसमें दो चीजें हैं। अफसर जो है वो बढ़ चुके हैं केंद्र में और प्रदेश में, और डबल इंजन के चक्कर में हमारा प्रदेश जो है ट्रिपल इंजन बन चुका है, और डबल इंजन आपस में गए टकरा, और अब तो पहले तो इंजन ही टकरा रहा था, अब तो बोगियां भी टकरा रही हैं।
और जिनको नहीं मिल पा रहा है माल पानी, जिनका नहीं हो पा रहा है, वो आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, रविंद्र जायसवाल जी को आप भूल गए? अपने अधिकारी के लिए कह रहे हैं कि इसकी जांच जो है आप उससे करा दीजिए, एसटीएफ से करा दीजिए। एसटीएफ से जांच कराने की अगर बात हो रही है तो आप सोचिए, आपके अंदर प्रतिभा शुक्ला जी का देख लीजिए, कानपुर में थाने पर बैठ गई एक सीओ के ट्रांसफर के लिए, एसओ के ट्रांसफर के लिए। हाँ। एक एसओ के ट्रांसफर के लिए बैठ गई। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनके हस्बैंड जो सीधे डिप्टी सीएम साहब को फोन मिलाते हैं, बोले इसीलिए तुमको बनाया गया। क्या ये ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर का मामला बन गया है क्या सरकार में? कि कोई वर्सेस कोई नहीं है और इनके बस का नहीं है, अब ये सरकार चला नहीं पा रहा है। और इतना कुछ कहने की जरूरत क्या, इस्तीफा दे दो ना आप। मान सम्मान से को बेच करके राजनीति थोड़ी ना करोगे आप। सीएमओ आपकी सुन नहीं रहा, अधिकारी आपकी सुन नहीं रहा, आप उसी में शिकायत पे शिकायत कर रहे हो, चिट्ठी लिखो, इस्तीफा दे दो। आप राजनीति में क्यों आए हो? अपने लाभ के लिए आए हो या जनता का उनका वो दुख दर्द दूर करने के लिए? जब आप नहीं दुख दर्द दूर कर पा रहे हो, दे दो इस्तीफा। तो मेरे बस का नहीं है सरकार में रहना, या हम नहीं चला पा रहे। तो ऐसे बहुत से उदाहरण है। अब कहाँ ये सब उदाहरण है? वो लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण है। नहीं, मैं ये अब कौन इस्तीफा दे देता है? बात इस्तीफा की नहीं, राजस्थान में स्कूल की छत गिर गई, बच्चे दब गए उसके नीचे, क्या शिक्षा मंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया? यही यूपी में बाढ़ में गांव के गांव समाये जा रहे हैं, क्या कोई इस्तीफा दे देता? कोई नहीं। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से आज देखिए, शुरुआत ऊपर से करनी चाहिए। ये लोग चला वाला नहीं पा रहे, इनके बस का नहीं है। और जनता जो है वो इंतजार कर रही 2027 का। अब 2027 में परिवर्तन लाएगी जनता। ऐसी क्या 5 चीजें हैं जो आपको लगता है कि भाजपा की मौजूदा सरकार में ठीक नहीं है? अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो सबसे पहले हम इन 5 चीजों पे काम करेंगे। आप मुझसे 5 चीज पूछ रहे हैं और आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप भाजपा की 50 अच्छी चीजें बता दीजिए। नहीं, मैं 5 चीजें पूछ रहा हूं जिन पे सबसे पहले आप काम करेंगे सत्ता परिवर्तन के बाद, जो आपको लगता है कि इस सरकार में ठीक नहीं हो रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, दवाई। क्या प्लान है आपका इनके पास? स्वास्थ्य में क्या करेंगे आप? शिक्षा में क्या करेंगे? अच्छा ये बताइए, स्वास्थ्य में आज की तारीख में आप जो भी देख रहे हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का बताते हैं ना, ये मेडिकल कॉलेज की न्यू रखने वाले समाजवादी पार्टी। मेरी बात नहीं, मेरी बात का मकसद ये है कि आपने कहा कि हम स्वास्थ्य बेहतर करेंगे, हम बता रहे हैं। क्या प्लान है आपके पास? मैं उस पे आ रहा हूँ। मेडिकल कॉलेजेस बन गए हैं सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, जिला अस्पताल बन गए हैं सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। अगर आप वहां पे अच्छी सुविधा मुहैया कराइए, मशीनरी दीजिए, अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो आदमी लखनऊ मेडिकल कॉलेज, पीजीआई, लोहिया क्यों भाग करके आता है? अगर आप उनको जिले में अगर आप उनको अच्छी सुविधा दीजिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, अच्छा लैब दीजिए, अच्छी ओटी दीजिए, अच्छे डॉक्टर्स दीजिए, डॉक्टर्स बैठे बिल्कुल टाइमली बैठे वहां पे, तो क्यों आदमी वहां से भाग करके लखनऊ आएगा? तो हम उस पर हम काम करेंगे, हम जिला अस्पताल में काम करेंगे, हम मेडिकल कॉलेजेस में काम करेंगे, हम अच्छे डॉक्टर्स लेकर के आएंगे, डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट करेंगे कि जिसमें अच्छे डॉक्टर्स की मॉनिटरिंग करेंगे, कि जो हमारा स्वास्थ्य मंत्री वो मॉनिटर करेगी भाई डॉक्टर साहब टाइमली बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। भाई आपकी भी तो सरकार रही है, ये सारा काम अगर आपने किया होता तो मौजूदा सरकार इस पर फेल क्यों होती? देखिए आज की तारीख में लेकिन जनता याद तो करिए ना समाजवादी सरकार को ही, कि समाजवादी सरकार में हमको बड़ा अमन चैन था, हर आदमी खुशहाल था, आदमी की जेब जिस तरीके से ढीली हो रही नहीं हो पा रही थी, भ्रष्टाचार इस तरीके से नहीं व्याप्त था। आप प्रवक्ता वाली लाइन ले रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर स्वास्थ्य की इन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या आपकी सरकार 12 से 17 के बीच में रही, उस 12 से 17 के बीच के 5 सालों में आपने हेल्थ पर कुछ ऐसा रेवोल्यूशनरी काम किया हो जो आपको लगता है कि जब बीजेपी की सरकार बनी तो उसने खत्म कर दिया? ठीक यही कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे, जिसमें आपको लगता हो कि आपने वो रेवोल्यूशनरी काम किया, सरकार अगर उसे आगे बढ़ाती तो काम बेहतर हो जाता। उदाहरण देता हूं मैं आपको, केरला की एक फोटो बहुत छोटी सी वायरल हो रही है, जिसमें किसी भी बच्चे को बैक बेंचर ना कहा जाए, उसके लिए उन्होंने उस पूरे क्लासरूम को कर्व कर दिया है। ये एक ऐसा इनिशिएट है कि बच्चों को मानसिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर विकसित किया जा रहा है। आपके हिसाब से क्या वो चीजें हैं जो छूट रही हैं, जिनको होना चाहिए? देखिए पहले मैं स्वास्थ्य पे आता हूं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस टाइम दवा का पर्चा 1 रुपए में बनता था, और दवाइयां आपको बाहर खरीदनी नहीं पड़ती थी। जो गरीब है बेचारा आ रहा है, आप पर्चा आज की तारीख में लिख रहे हो, या उसका एक्सरे होना है या उसका कोई जांच होनी है उसकी, आप सीधे पर्चा, क्योंकि आपका कमीशन बना हुआ है बाहर। हमारी समाजवादी सरकार में ये नहीं था। और स्कूलों में ही देखिए, यूनिफॉर्म स्कूलों में इसीलिए होता है कि आदमी एक समान दिखे, एक बराबर दिखे। बैक बेंचर को आप बैक बेंच पे बिठा करके आप उसको आइसोलेट कर रहे हो, आप उसको किनारे कर दो अन्य बच्चों से। तो ये अच्छी पहल है, और ये केरल सरकार ने जो किया है वो अच्छी है। हमारी सरकार भी आएगी तो हम इनमें आपस में जो
विभाजन होता है उसको हम भी दूर करेंगे। कर उसमें बना दीजिए, टीचर्स अपने एक एक के पास जाएं और जा करके किसी को प्रॉब्लम है, अब ऐसे पता चला कि टीचर भी सामने वाले को तो समझ पा रही हैं या उनको समझ पा रहा है टीचर को, छात्र पीछे वाले को जो दिक्कत छूटे आ रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी पहल है। निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से भी आपने बताया, इस पॉडकास्ट में भी आपने को रेस किया, तो निश्चित रूप से सरकार आएगी तो हम इस पर काम करेंगे। और रहा सवाल स्वास्थ्य का, आज की तारीख में स्वास्थ्य की दिशा में आप जो कुछ भी देख रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में आप मेदांता देख लीजिए, आदमी भाग करके यहाँ से गुड़गांव जाता था, कैंसर इंस्टीट्यूट देख लीजिए आप, लोहिया देख लीजिए आप, किसकी देन है ये सब? ये है तो सब लोक बंधु, है तो सब समाधि सरकार की देन। तो हेल्थ में, पढ़ाई की दिशा में आज की तारीख में आप देख लीजिए स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं। मर्ज भाई, आप स्कूल बंद क्यों कर रहे हो? आप उनको पढ़ाओ ना। अगर हमारा प्रदेश और देश हमारा लिटरेट नहीं होगा तो हमारा देश किस दिशा में जाएगा? लेकिन अगर किसी स्कूल में 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं और उन स्कूलों में भाई टीचर भी जा रहा है, फैकल्टी भी लग रही है, प्यून भी लग रहा है, चपरासी भी लग रहा है, अगर उसको मर्ज करके पास के किसी दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया जा रहा है तो उसमें बुरी बात क्या है? देखिए शबाब भाई, ये कहना बहुत आसान है। जो बच्चा 1 किलोमीटर पे जाता है, पैदल जाता है, या तो साइकिल से उसका पिता उसको छोड़ाता है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे, अब उसका मर्ज हो गया 10 किलोमीटर पे। अरे आप कुछ ऐसी स्कीम चलाइए ना कि लोगों के बीच में जाइए, गरीब बच्चों के बीच में जाइए, उनसे कहिए कि भाई आप भेजो अपने बच्चों, फीस नहीं, फीस सरकार वहन करेगी। आपको लगता है एक चीज ये हर सरकार में रहती है कि सरकारी व्यवस्था को इतना लचर कर दो, इतना खराब कर दो कि अपने आप लोग प्राइवेटाइजेशन की तरफ भागें? स्कूलों का यही हाल है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को वही पढ़ाते हैं जिनके पास, जो सक्षम नहीं होते प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने में। ये बात छुपी नहीं है। अस्पताल में भी जो अंटी में 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया दबा के लाएगा, वही लोहिया में दिखाएगा, वही जो है मेडिकल कॉलेज में और वही बलरामपुर में भर्ती होगा। बाकी जो सक्षम है वो मेदांता चला जाएगा, वो अपोलो चला जाएगा। तो ये क्यों कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता है किसी भी सरकार में? आपकी भी सरकार में भी यही कंडीशन थी कि हम प्राइवेटाइजेशन की बजाय चीजों को बेहतर करने की तरफ बढ़े। अगर नेता अपने बच्चों को खुद सरकारी स्कूल में पढ़ाने लगेगा या डीएम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाने लगेगा तो अपने आप व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। देखिए शबाब भाई, जब समाजवादी सरकार थी 12 से 17 वाली, तो हम उस दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, बहुत तेजी से काम कर रहे थे। हमने उत्तर प्रदेश को 2 मॉडल स्कूल दिया था, एक लखनऊ मेरे घर के पास और एक सैफई में के लोगों ने मांगा था, इटाक लोगों ने मांगा था, और प्राइवेट स्कूल फेल है उसके आगे। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा कि हमारी 17 में सरकार नहीं आ पाई। और तब में आप प्राइवेट स्कूल को देख लीजिएगा और हमारे सरकारी स्कूलों को देख लीजिएगा, सरकारी स्कूल कहीं कहीं जगहों पे मच बैठे थे। आप प्राइवेट सेक्टर में कहाँ पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट स्कूल में कहाँ पढ़ा सकते हैं आप मध्यम वर्ग के लोगों को या निम्न वर्ग के लोगों को हम पढ़ा सकते हैं? हमने उस दिशा में काम किया था, जबकि हमारे पास हमारी डबल इंजन की सरकार नहीं थी, हमारी सिर्फ प्रदेश की सरकार थी। केंद्र से हमारा कितना फंड रुका रहता था, हमारे कितने टैक्सेस रुके रहते थे। उसके बाद भी अपने संसाधनों से, उत्तर प्रदेश के फंड से, उत्तर प्रदेश की निधि से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कितने काम किए। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके पॉडकास्ट पे, अगर हमारे आप किसी बीजेपी के, चाहे चीफ मिनिस्टर से पूछिएगा, डिप्टी सीएम से पूछिएगा, किसी से भी आप पूछिएगा, मैं प्रवक्ता का पद छोड़ दूंगा समाजवादी पार्टी से अगर हमारे चैलेंज को स्वीकार करें। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार की निधि से एक कोई डेवलपमेंट का काम हुआ तो आप बता दीजिए। आप तो डबल है, तो ट्रिपल इंजन है, मेयर भी आपका है, मुख्यमंत्री भी आपका है, सरकार भी आपकी है, प्रधानमंत्री भी आपका है, केंद्र की सरकार भी आपकी। ये जो फ्लाईओवर वगैरह बन रहे हैं, ये नितिन गडकरी जी के उससे बनाए गए, उत्तर प्रदेश सरकार की मैं निधि से बात कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं, ये मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सब सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और इसीलिए राणा जी आते हैं, इसका वो उद्घाटन कर रहे हैं, और नितिन गडकरी जी आते हैं, जितने फ्लाईओवर बने। अच्छा, मेट्रो हमने बनाई, मेट्रो हम जो है आईटी तक आई, आईटी के बाद म्युनिसिपल, जितना डीपीआर समाजवादी सरकार में होता, उसके अलावा एक पिलर भी इन्होंने कॉलम खड़ा किया तो बता दें। अगर कनेक्टिविटी इन्होंने बढ़ा दी होती, मुंशी पुलिया तक गई, मुंशी पुलिया चौराहे से अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज जो आपने फ्लाईओवर बनाए हैं उससे कम पैसे में बन जाता, उससे ज्यादा अच्छी लोग कनेक्टिविटी हो जाती। जो अलीगंज से उसको भी मान लीजिए कहीं चारबाग जाना है, हसरगंज जाना है, उसको आपका एयरपोर्ट जाना है, तो उसने इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे से उसने पकड़ा। अब वहां से लेकर के आपको वहां जगह जगह आपने डाउन किया, गिराया, फिर आपने उठाया, जगह जगह आपने फ्लाईओवर बनाए। तो आपको मेट्रो बनाने में क्या दिक्कत थी? उसी क्योंकि समाजवादी दिन थी तो इसलिए आपको जो है उसमें दिक्कत हो रही है कि उसमें आपके लोग इकाना में चले जाते हैं, मैच होता है, योगी जी जाते हैं तो अखिलेश यादव जिंदाबाद होने लगता है, इसी बात से डर जाते होंगे वो लोग।
वो तो देखिए, जब आप काम करेंगे ना तो आप नहीं डरेंगे, जब आप काम कुछ नहीं करेंगे सिर्फ नाम बदलेंगे तो आप डरे समय रहेंगे। इकाना भगवान विष्णु को कहते हैं। हम भी चाहते तो उस स्टेडियम का नाम जो है किसी अपने समाजवादी महापुरुष के उस पर कर लेते, लेकिन हमने उसका नाम दिया इकाना। इन्होंने क्या किया, भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी का हर आदमी सम्मान करता है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, आप उससे बड़ा स्टेडियम बना देते ना, बनारस में बना देते। बना तो रहे हैं, कह रहे हैं बना रहे हैं ना, आप उसी का नाम देते ना। आप वो तो मोदी जी के नाम पे पड़ेगा ना। अरे भाई मोदी जी तो आप एक और बनाइए ना, जो हमने बना रखा है उसी का फीता काटोगे आप। डायल 100 को आप 112 करके आप कहोगे कि हमने कर दिया सब है। कोई मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो चैलेंज कर, हो सकता है मैं अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए मैं कह रहा हूँ। अगर आप पूछिएगा, अगर इन्होंने पूछे, कहते दीपक रंजन ने कहा है, पूछा है, एक भी काम अगर ये लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार की निधि से बना किया हो, एक अस्पताल, एक कोई फ्लाईओवर, एक कोई पार्क, एक कोई ऑडिटोरियम, एक कोई इस तरह के इन्होंने बनाया हो तो बता दे, एक कोई स्टेडियम, एक कोई स्कूल, एक कोई विद्यालय, कुछ किया हो तो बता दें। 27 का चुनाव कैसे लड़ने जा रहे हैं? देखिए 27 का चुनाव जो है वो जनता लड़ रही है, हम समाजवादी लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता, महान जनता को विश्वास हो चुका है कि उत्तर प्रदेश का खुशहाली तभी आएगी जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी की और पीडीए की सरकार आएगी। आप लड़ेंगे चुनाव? देखिए हम लोग कार्यकर्ता हैं, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो कुछ भी वो कहेंगे उसका हम लोग अक्षरता हम लोग पालन करेंगे। नहीं बिल्कुल, देखिए हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग एक मुख्य धारा से जुड़ करके जितना हम कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हमारी करने की इच्छा है। अगर पार्टी ने टिकट दिया तो बिल्कुल लड़ेंगे। गठबंधन से लड़ना चाहते हैं या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी अकेले लड़ पाने में सक्षम नहीं? देखिए शबाब भाई, अब ये तो शीर्ष नेतृत्व का है, हम लोग तो कार्यकर्ता है, हम लोग तो 403 की 403 सीटों पे हम लोग काम कर रहे हैं। अब चाहे वो सीट गठबंधन के हिस्से में जाए, चाहे वो समाजवादी के हिस्से में जाए, हम आप चाहते हैं गठबंधन हो जाए, कांग्रेस भी अंदर से यही चाहती है गठबंधन हो जाए, फिर इमरान मसूद गठबंधन के खिलाफ क्यों बोलते हैं? देखिए इमरान मसूद कोई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ी ना है। क्यों बोलते हैं फिर? भाई सांसद हैं, वो भी कोई छोटे आदमी तो नहीं, सड़क चलते आदमी तो है नहीं। नहीं वो सांसद है। देखिए सांसद, अगर हम आज कुछ कह करके जाए, हम तो मान लिए बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं, हम कुछ कह करके जाए वो नजीर थोड़ी ना हो जाएगी। निर्णय तो लेना है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। उनकी बात को कोई झुटलाता भी तो नहीं है भाई। सांसद ये कह रहा है कि गठबंधन नहीं होगा, राहुल गांधी इस बात को कहें कि नहीं इमरान मसूद गलत बोल रहे हैं, गठबंधन हम करेंगे। वो अपने क्षेत्रीय उसमें उन्होंने कहा, उन्होंने ये कभी नहीं कहा गठबंधन नहीं होगा। उन्हें कोई उनकी एक बाइट या कोई उनका इंटरव्यू दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने कहा कि गठबंधन नहीं होगा। गठबंधन का निर्णय लेने का अधिकार दोनों शीर्ष नेतृत्व को है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है। जो उनको निर्णय होगा, जो उनका निर्णय लेंगे वो आपस में दोनों लोग लेंगे। फिर भी मैं क्या कह रहा हूं, आपके हिसाब से कांग्रेस को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए सरकार बनानी है 2027 में, इस जालिम हुकूमत को उखाड़ फेंकना है। तो जो सीटें कांग्रेस को जीत के दायरे में होगी, जो जीतने की स्थिति में होगी, वो 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। अब उसमें जहां फिट बैठेंगे तो निश्चित रूप से उनको, वो तो कहते हैं, अजय राय तो कहते हैं 150 से 200 पे हम लड़ने हैं। उनकी पार्टी है, बिल्कुल जो उनको कहना चाहिए। हम भी तो कहते हैं हम 403 की 403 सीटों पर लड़ेंगे। वो लगता है आपको 150 सीटें डिजर्व करते हैं? नहीं तो अब होने कहाँ जा रहा है? कहने को तो मैं बोलता रहा हूँ कि कहने को तो मैं भी बोल रहा हूँ कि हम 403 की 403 सीटों पर हम लड़ेंगे। लखनऊ की एक लोकसभा सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है और समाजवादी पार्टी कभी जीत नहीं पाई यहां से। जब तक अटल बिहारी वाजपेयी सांसद रहे तब तक तो मामला दूसरा था, उसके बाद भी वो जगह रिक्त होने के बाद भी आप उसका फायदा नहीं उठा पाए। ऐसा क्यों आपको लगता है? जबकि आपने बड़े बड़े फेस लड़ाए, आपने शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी को लड़ा दिया, आपने संजय दत्त को लड़ा दिया, इस बार का रविदास जी को लड़ा दिया, क्यों नहीं जीत पाते? नहीं देखिए संजय दत्त जी यहाँ चुनाव लड़ नहीं पाए थे क्योंकि उनका कोर्ट वाला मामला फंस गया था। प्रचार तो कर ही गए थे, प्रचार किया था, लास्ट मोमेंट पे उनका मामला फंस गया था। और देखिए पूनम सिन्हा जी चुनाव लड़ी, बहुत अच्छा चुनाव लड़ी, और अब की बार रविदास जी भी चुनाव लड़े। मुझे लगता है कि नेक टू नेक मामला था, और एक गृह मंत्री से लड़ रहे थे, उस टाइम तो रक्षा मंत्री भी नहीं, और गृह मंत्री से लड़ रहे थे वो चुनाव। तो लेकिन फिर भी बहुत अच्छा चुनाव लड़े। हम लोग करीब 5-5.5 लाख वोट हम लोग को मिला, और आगे हमको लगता है कि 29 में ये आपका भ्रम और आपकी बात भी टूटेगी। किसी कायस्थ को टिकट दिया जा सकता है? आपको लगता है अच्छे खासे मतदाता है लखनऊ में कायस्थ? आप तो अपनी सोसाइटी को जान रहे हैं, मतलब भर के मतदाता है। जैसे पहाड़ी कहते हैं कि आप कैंटोनमेंट में किसी पहाड़ी को टिकट दे दीजिए, वो जीत जाएगा। अपर्णा के लिए कई बार बात हुई, तमाम चीजें रही। नहीं अपर्णा चुनाव लड़ी भी है, समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ चुकी है, रीता बहुगुणा जोशी जी वहां से जीती भी है। देखिए समाजवादी पार्टी किसी जात विशेष की राजनीति नहीं करती है,
और निश्चित रूप से शत्रुघ्न सिन्हा जी की पत्नी थी पूनम सिन्हा जी, उनको दिया गया चुनाव लड़ी वो। तो ये सही है कि यहाँ पर कायस बहुसंख्य है, कायस मतदाता हमें लगता है 4.5-5 लाख करीब यहाँ पर लखनऊ में से कायस है, बाकी पूरे प्रदेश भर में कायस हैं। और हम लोगों ने 2018 में जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पे हम लोगों ने कार्यक्रम भी किया था, तब से लगातार कार्यक्रम होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अब आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों का भी सम्मान नहीं करती। हमारा बनाया जेपीएनआईसी, समाजवादी सरकार ने बनाया जेपीएनआईसी, इंटरनेशनल लेवल का जयप्रकाश नारायण जी के नाम से कन्वेंशन सेंटर, उसमें कास्ट आयरन की उसमें मूर्ति लगी हुई है आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी। क्या दुर्दशा आप देख लीजिए। और हम अगर वहां पे जाकर के मार्पण करके साफ सफाई करके अगर हम अपने उससे कराना चाहते थे, साफ सफाई कराकर, उस पर भी आपने रोक दिया। हमें मान के गए थे, बड़ा जाना ही पड़ा, हम सब लोग फान करके गए। भाई हम लोग महापुरुषों का सम्मान करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग रोक लेंगे हम लोगों को किसी के सम्मान करने से? महापुरुषों का सम्मान करने से हमको कौन रोक सकता है? वैसी उसी कहीं हम लोग बाउंड्री तोड़ कूद जाएंगे हम लोग। वैसी बड़ा यूपी में एक्टिव है, हालांकि कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं। मुसलमान वोटों का जो टारगेट है उनका, उसको कैसे देखते हैं आप? आपको लगता है कि गठबंधन कर लेना चाहिए, 2-4-10 सीटें दे दीजिए, कम से कम वोटों का बिखराव नहीं होगा? अब देखिए, वो पर्टिकुलर एक ही जाति विशेष को लेकर के राजनीति करते हैं, मैं उसी की ही बात कर रहा हूं। उनकी बोली भाषा भी रहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी सबको लेकर के चलती है। और जिस समाज की वो बात करते हैं वो समाज 99.9% समाजवादी पार्टी के साथ है। मगर आप विधानसभा चुनाव 22 देख लीजिए, आप 17 देख लीजिए, जितने भी उत्तर प्रदेश में चुनाव उन्होंने लड़े हैं, वो जीत भले एक सीट ना पाए हों, उन्होंने कम से कम 20 सीटें आपको प्रभावित की हैं। यही लखनऊ से सटी कुर्सी सीट है, वहां पर उनका प्रत्याशी दूसरे नंबर पे रहा। उधर गुड्डू जमाली कुर्सी में दूसरे पे नहीं था, तीसरे पे था। कुर्सी पे तो हम थे दूसरे पे। गुड्डू जमाली वहां पर देखिए अच्छा लड़ गया आजमगढ़ में, हालांकि इस बार आपके साथ हैं, लेकिन फिर भी वोट प्रभावित तो करते हैं, वो जीते भले ना, हरा तो देते हैं ना। देखिए शबाब भाई, दो चीजें होती हैं, जो जिसका अपना राजनीतिक दल है और जो राजनीति करता है, या जो पार्टी है जिसकी, या तो वो सरकार के साथ है या तो सरकार के साथ नहीं है। निर्णय उस राजनीतिक दल के अध्यक्ष को लेना है और राजनीतिक पार्टी को लेना है कि आप सरकार के नीतियों सिद्धांतों के खिलाफ है, आप इनकी पॉलिसीज के आप अगेंस्ट हैं, और या तो आप इनके साथ हैं। अब निर्णय तो इनको लेना है ना कि आप हम किसका नुकसान कर रहे हैं, किसका फायदा कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता इस चीज को समझ नहीं रही है। मायावती क्यों शान दिखती है आपको? देखिए, बहन जी की अपनी पार्टी है, और आज की तारीख में देखिए बहन जी का जो भी जनाधार था, वोट बैंक था, उसको लग गया कि बहन जी मूवमेंट को लेकर के तो चली, लेकिन फिर कहीं ना कहीं उस मूवमेंट को लेकर के कहीं ना कहीं भटक गई। वो आज की तारीख में दलित समाज ने, ऐसा नहीं है कि समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया, लेकिन उसको समाज को लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ मेरा दोहन किया, वोट तो ले लिया लेकिन हमारा काम कुछ नहीं किया। तो आज की तारीख में आपने देखा होगा 2022 में थोड़ा बहुत, उसके बाद 2024 में अच्छी संख्या में दलित समाज जो समाजवादी पार्टी से जुड़ा और लगातार जुड़ रहा है। आपने देखा होगा अयोध्या में हमारे जनरल सीट पे हमने पासी समाज को लड़ा दिया। प्रदेश में 2 सीटें थी, जहां 2 सीटें थी जहां जनरल हमने लड़ा दिया। मेरठ में हमने लड़ा दिया, और मेरठ में हमारी किस तरीके से वोट से कहां जीते हैं गोविल साहब, वो तो खोट से जीते हैं वहां। तो हमारी समाजवादी पार्टी तो जीत गई थी योगेश वर्मा जी की भाई। अच्छा, ये जो दगाबाज लोग हैं, जिनको तथाकथित दगाबाज आप कहते हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह, शबाब भाई, नेता से हम लोगों ने एक चीज सीखी है, जिसको खत्म करना उसकी चर्चा करना बंद कर दो। कौन आज के टाइम में एग्जिस्ट ही नहीं करते लोग कहीं भी। और जो उन्होंने किया है वो हमारे साथ धोखा नहीं किया, उन्होंने वहां की देवतुल्य जनता के साथ धोखा किया। जनता ने आपको विधायक बनाया था, दीपक रंजन वहां वोट डालने नहीं गए थे, शबाब भाई वहां वोट डालने नहीं गए थे। वहां की महान जनता ने आपको और आपकी जिस पार्टी से, जिस दल से आप ताल्लुक रखते थे, उस मानसिकता के लोगों को उन्होंने वहां पे जिताया था। ये क्या है? ये जो आपके साथ घटक दल थे, ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, कभी संजय निषाद भी रहे हैं, अभी तो वो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन आपको लगता है कि 27 में दरवाजे इन लोगों के लिए भी खुले हैं? अगर कुछ जरूरत पड़ी तो इनसे बात की जा सकती है। देखिए, अभी से अगर ये लोग इस चीज को सोच लें, समझ लें, सरकार के खिलाफ ये लोग आवाज अंदर अंदर से ना उठाएं, खुल करके आए समाजवादियों के साथ और बिगुल फूंक दें। आप छुप छुप करके कहते हो, आज आप कुछ और कहते हो, कल सुबह आप पलट जाते हो। तो कहो ना, खुल करके आओ हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के साथ करो आंदोलन प्रदर्शन, जितनी भी चीजें हो रही हैं। सरकार के मलाई भी काटोगे और बार्गेन भी करोगे, तो 2 नाव पे नहीं बैठ सकते आप। अगर आप अभी तो हमारे समझते हैं 1.5 साल 1.25 साल बचा हुआ है ना,
कल आकर के लोग देखें कि समाजवादी पार्टी का लिया कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको सत्ता लोभ में हमको नहीं पढ़ना चाहिए था, हमको जो है भाई जातिगत जनगणना किसकी देन थी? जातिगत जनगणना कास्ट सेंसस की आवाज सड़क से लेकर सदन तक समाजवादी पार्टी नहीं तो उठाई थी, तब आप मेरे साथ थे। तो मतलब आपके लिए रास्ते खुले हैं। आप नहीं, आप चल करके आए ना, और आप पार्टी के साथ ना आए, पार्टी के विचारों के साथ आप आए, क्योंकि समाजवादी पार्टी विचारों की पार्टी है। हम लोग बहुत ज्यादा सत्ता के लिए ललायत नहीं रहते। अरे भाई, आप बीजेपी के साथ आप जा चुके, बसपा के साथ आप जा चुके, कांग्रेस के साथ आप जा चुके, किस शुचिता की बात करते हैं? कब हम गए? अरे आपने कांशीराम को चुनाव लड़ाया इटावा से। अरे देखिए, वो तो आपने बसपा के साथ गठबंधन किया, हमारा अलायंस था। हम गए नहीं, लोग आए। हम नहीं गए, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, लोग आए। अच्छा। हमने समाजवादी पार्टी ने हमेशा बड़ा दिल देख करके अलायंस किया है। लेकिन आपको लगता है कि अखिलेश यादव को धोखा देना ज्यादा आसान है? ये सब उनके साथ लड़े, उनको फायदा लिया और चले गए। अब ये तो उनकी फितरत है ना, हमने किसी को धोखा दिया हो तो आप बताइए? ये तो उनकी फितरत है ना, ये तो उनको सोचना है। भाई आज के दौर में संजय निषाद जी के लड़के प्रवीण निषाद जी की राजनीति किसने शुरू कराई? भाई 2018 में जब बाई इलेक्शन था, गोरखपुर में योगी जी के गढ़ में हम लोगों ने घुस करके उनको हराने का काम किया था। योगी जी को प्रवीण निषाद जी जीते थे। ओम प्रकाश राजभर जी को कितनी सीटें दी जाती थी, कितने विधायक थे? आज आप विधायक बने हो, यहाँ लाभ ले रहे हो, वहां तो आप फौरी तौर पर, लेकिन जनता आपके साथ नहीं है ना। इनके लड़के अरविंद राजभर का क्या रहा परिणाम? भाई 2024 के चुनाव में क्या परिणाम है? अच्छा, अखिलेश जी बात सुनते हैं? मतलब कोई उनके पास सजेशन लेके जाए, आप ही लेके जाएं, तो क्या वो बातों को सुनते हैं, या एक बड़ा नेता है, फैसला उसी को लेना है, ठीक है चलो जो हम होगा लेंगे? देखिए, जो चीज समझने वाली होती है, मैं आपसे बताऊं कि बहुत सी ऐसी पोस्टें होती हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अगर हम लोग भी भेज देते हैं कि भैया ये लिखा है ऐसा है, तो उसको तुरंत पोस्ट करते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं। डीजीपी को फोन करना होता है, डीजीपी को फोन करते हैं। आर्थिक मदद किसी करनी होती तो देखिए, सुनते सबकी है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और जितने अच्छे से, जितने आसानी से हमारे नेता मिल लेते हैं सबसे। किसी पार्टी के दल का आप अध्यक्ष बता दीजिए जो इतनी आसानी से, इतने अच्छे से मिलता होगा। एक बात और कही जाती है, तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो बताते हैं कि अखिलेश यादव वही 4-5 लोगों से घिरे रहते हैं, हमेशा उन्हीं की बात सुनते हैं। ऐसा भी है क्या? देखिए, दूर दूर तक इसमें कोई सत्यता नहीं है, कहने को कोई कुछ भी कह दे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष देखिए, सुनती सबकी हैं, जो उनको चीजें अच्छी लगती हैं करते अपने विवेक से ही है। वो आपने देखा ना 2024 का चुनाव परिणाम जो आया, किसका इंटरफेरेंस रहा उसमें? टिकट वितरण में, कैंडिडेचर में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने से ही कैलकुलेट किया, और उसके बाद कैंडिडेट दिया, उसका परिणाम भी हमको पॉजिटिव रहा। अच्छा, अब हम लोग अपने पॉडकास्ट के थोड़े अंतिम चैप्टर में आ गए। कुछ नेताओं के मैं नाम लूंगा, कोशिश कीजिएगा वन लाइनर उनके बारे में आप बात कहेंगे। नरेंद्र मोदी उसको आप उस पर डालिए तो नाम आता है, जुमलेबाज। अमित शाह राजदार। योगी आदित्यनाथ जहां थे वहीं रहें, ज्यादा अच्छा है। राहुल गांधी एनर्जेटिक। प्रियंका गांधी सॉफ्ट स्पोकन। केशव प्रसाद मौर्य समाजवादियों द्वारा हराए गए। ब्रजेश पाठक उनके लिए क्या कहें, इतना अच्छा महकमा मिला हुआ उनको, उसको भी नहीं संभाल पा रहे हैं। मुझे लगता है कि फेल। असदुद्दीन ओवैसी। अब वो आएंगे यूपी में, तब उनके लिए कुछ कहा जाएगा। अभी तो कहीं यूपी में हमें नहीं लगता कि कहीं कुछ है भी उनका। मायावती अच्छी लीडर थी। ओम प्रकाश राजभर। गालीबाज। चंद्रशेखर रावण। मेहनती। अनुप्रिया पटेल। किधर हैं पता नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपना अलग दल बना रखा है, आगे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, अपने साथ साथ अपनी लड़की का भी कैरियर उन्होंने खराब कर दिया। संजय निषाद। संजय निषाद जी को समाजवादी पार्टी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था, समाजवादी पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया। अब मैं आपके नेताओं का नाम नहीं लूंगा, वरना तो आप उनका फिर भी कह दीजिए। मुलायम सिंह यादव। अद्भुत। अखिलेश यादव। आदित्य। आखिरी सवाल, कोई तोड़ने अखिलेश। मुलायम सिंह से अखिलेश यादव ने क्या चीज हूबहू कॉपी की है?
जिस तरीके से नेताजी लोगों का दुख दर्द समझते थे, उसी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी लोगों का दुख दर्द समझते हैं, और उनके सबसे पहले उनके दुख दर्द में जैसे नेताजी खड़े होते थे, उसी तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हमारे लोगों के दुख दर्द में खड़े होते हैं। बहुत अच्छी बात, और आपने बहुत तफसील के साथ, बहुत डिटेल के साथ में हमसे बातचीत की। अब चलते चलते हमारे सब्सक्राइबर को बोल दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हम लोग फिर पॉडकास्ट का अंत करेंगे। देखिए, शबाब भाई को मैं आज से नहीं, इनकी पत्रकारिता को मैं कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ, जिस तरीके से चीजों को आगे लेकर के चल रहे हैं, मैं समझता हूँ इनके पॉडकास्ट को निश्चित रूप से आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बहुत कुछ आपको देखने को, सुनने को, क्योंकि ये निर्बाक तरीके से बोलते हैं, बेबाक तरीके से बोलते हैं, कोई लाग लपेट नहीं होता इनकी बातों में। तो निश्चित रूप से आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप देखिए कि आपको बहुत सी नई नई चीजें अगर आपको देखने को, सुनने को मिलेगी, तो इन्हीं के चैनल पे देखने और सुनने को मिलेगी। बहुत तारीफ कर दिया आपने। नहीं, जिस तरह का आप है, मैंने उतना वही कहा, कुछ गलत नहीं कहा मैंने। नहीं, बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया हमें अपना समय देने के लिए। थैंक यू। दीपक रंजन साहब हमारे साथ थे, खुलकर बातचीत कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के विचारों को बता रहे थे। वो बताते हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ एक असफल मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया। बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया, और दर्शकों को पॉडकास्ट कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।